Hello everyone. So we are back again with our fourth video lecture which is related to previous year questions of D and F block. So we will be completing 15 MCQ which are previous year questions of NEET and many other exams. तो ये combine करके हमने एक video lecture prepare किया है और ये सारे question आपके लिए बहुत ज़्यादा important हैं तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से सुने भी और समझें भी और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। So our first question is the stability of copper plus 2 is more than copper plus 1। इनका कहने का मतलब है कि copper plus 2 है वो ज़्यादा स्टेबल है copper plus 1 में। किसमें? इन aqueous solution। तो हम बात करते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन की। अगर हम copper plus 2 की बात करें दैट इज 3d9 एंड copper plus 1 की बात करें दैट इज 3d10। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारा 3d10 ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि copper plus 2 में हमने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला है। पहले अगर हम कॉपर प्लस 1 की बात करें तो हमारे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये 3d10। अगर हम फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम फुल्ली फिल्ड में से निकाल रहे हैं, तो इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो तो बहुत ज़्यादा है। फिर भी ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है? इस चीज़ का हम रीज़न समझेंगे। फिर भी ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कॉपर प्लस 2 का साइज क्या होता है? छोटा। छोटा होने की वजह से इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, और ये जो ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी है ये इस हाई आयनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देती है, जिसकी वजह से हम कॉपर में से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को भी बहुत इजीली निकाल पाते हैं और कॉपर प्लस 2 ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये आपके ये जो क्वेश्चन है दैट इज नीट 2023 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा एज इट इज़ डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बिल्कुल नहीं है। रीजन क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी। क्योंकि इसकी जो हाई हाइड्रेशन एनर्जी है वो इसकी हाई सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनसेट कर देती है, जिसकी वजह से कॉपर प्लस 2 है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है कॉपर प्लस 1 से, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स D10 कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अमंग द फॉलोइंग आर। ठीक है, अब देखो हमें एक बताना है रिड्यूसिंग एजेंट और एक बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो एजेंट है वो दूसरों का रिडक्शन कराएगा, तो वो सेल्फ का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद का क्या कराएगा? रिडक्शन। और दूसरों का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं डी और एफ मतलब सॉरी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो एफ ब्लॉक का जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कितना होता है? +3 होता है। तो अगर कोई भी कन्वर्ट होके ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस होके +3 में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या होगा? बेटर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो हम बात करते हैं सीरियम की। सीरियम जो +4 है, ठीक है, अब सीरियम +4 है, अगर मैं इसे क्या करूंगी? रिड्यूस करती हूँ, रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस करूंगी तो किस में कन्वर्ट होगा? सीरियम +3 में, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो सीरियम +4 से सीरियम +3 हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन किसका होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा। तो यानी कि सीरियम +4 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम बात करते हैं यूरोपियम +2 की। यूरोपियम +2 को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तब वो जाके किस में कन्वर्ट होगा? यूरोपियम +3 से। कहने का मतलब है हमें इसे +3 में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे? रिड्यूस करके करें या ऑक्सीडाइज करके करें? तो यूरोपियम +2 को अगर हम +3 में कन्वर्ट करते हैं, हम क्या करा रहे हैं? उसका ऑक्सीडेशन। तो वो किसकी तरह काम करेगा? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यूरोपियम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। सीरियम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें पहले क्या बताना है? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग वाला कौन सा है? यूरोपियम +2, और ऑक्सीडाइज वाला क्या है? सीरियम +4। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the neutral and faintly alkaline medium, KMnO4 oxidizes iodide into iodate. The change in oxidation state of Mn in this reaction is। तो हम जो KMnO4 होता है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, लेकिन वो दोनों मीडियम में काम करता है। एसिडिक में भी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बेसिक या फिर न्यूट्रल में भी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बट इसमें चेंजेस क्या होते हैं? एसिडिक में वो कन्वर्ट होता है +7 से +2 में, और एल्कलाइन में वो कन्वर्ट होता है +7 से
+4 में। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, +7 to +4। अगर हमें इसकी रिएक्शन लिखनी है तो हम वो भी क्लियरली लिख सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, 2MnO4 नेगेटिव प्लस H2O, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम है इसीलिए। और किसको कन्वर्ट करना है, आयोडाइड को। किस में कन्वर्ट करना है, आयोडाइड, आयोडेट में कन्वर्ट करना है। तो KMnO4 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, MnO2 में। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके। ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या आएगा, वाटर से मिलेगा हमें हाइड्रोक्साइड आयन, प्लस में 2 मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, IO3 नेगेटिव के। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस को नोट करिए। यहाँ पे Mn हमारा +7 में था, यहाँ पे Mn हमारा +4 में था, तो ये हमें कन्वर्जन बताना था। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन काम कर रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद का क्या कराता है, रिडक्शन कराता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसने अपना क्या करा लिया, रिडक्शन। और आयोडाइड आयन को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ पे आयोडाइड के ऊपर कितना है, -1, और यहाँ पे आके उस पर कितना हो रहा है, यहाँ पे +7, -1 से +7 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसने आयोडाइड का क्या कराया, ऑक्सीडेशन, और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Zirconium and hafnium have similar atomic and ionic radii because of, यहाँ पे जो zirconium है और hafnium है ये हमारा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का है और ये हमारा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, तो ये सेकंड का, ये थर्ड का है। जैसे ही हम 3D से 4D में आते हैं, 4D से 5D में आते हैं, डाउन द ग्रुप जो रेडियाई है वो इंक्रीज करता है। तो हमारे पास होना तो ये चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, 3D is greater than 4D and 4D is equal to 5D, दिस इज अ करेक्ट ऑर्डर। और यहाँ पे जो रीजन होता है वो क्या होता है हमारे पास, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास 5D में कौन सी ऑर्बिटल आ जाती है, 4f, जिसका जो सिग्मा होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से रेडियस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस, अब कलरलेस कौन सी स्पीशीज होती हैं जिसमें डी में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो, वही क्या होती हैं, कलरलेस होती है, क्योंकि वो ये जो होती हैं ये कोई भी डी ट्रांजिशन शो नहीं करती, और डी ट्रांजिशन नहीं करेंगी तो ये कलर्ड भी नहीं होंगी। तो यहाँ पे हम देखें तो स्कैंडियम +3 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D0, और जिंक की क्या होती है हमारे पास, 3D10। तो इसमें 0 है, इसमें फुली फिल्ड है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, कलरलेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द रिएक्शन ऑफ H2O2 विद पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है हमारे पास, MnO4 नेगेटिव। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, H2O2 के साथ करानी है, और किस मीडियम में करानी है, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे H पॉजिटिव। ठीक है, अब हम आगे देखें तो जो ये M एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 है वो किस में कन्वर्ट होता है, +7 से किस में कन्वर्ट होता है, +2 में। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात सीखी थी। ठीक है, H पॉजिटिव से यहाँ पे क्या निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, प्लस हमारे पास क्या होंगे, H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब अगर हम इसको बैलेंस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 है 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, here 8, और ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। सो दिस इज द रिएक्शन। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये +7 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें आंसर क्या टिक करना है, ए, दैट इज Mn+2। क्लियर है। अगर आपको ये नहीं भी पता था H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे, क्योंकि हमें एसिडिक मीडियम की बात करनी है। तो यहाँ पे KMnO4 जो है वो +7 से +2 में कन्वर्ट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म। डी ट्रांजिशन होगा मतलब कब होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डी ट्रांजिशन शो करेगा, साथ में उसमें पैरामैग्नेटिज्म तो होगा ही। ठीक है, अब सबकी इंडिविजुअली बात करते हैं। Cr2O4
नेगेटिव। यहाँ पे जो क्रोमियम है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +6। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या आएगा, +6, और +6 में वो क्या होता है, 3d0। तो ना तो ये पैरामैग्नेटिक है ना ये dd ट्रांजिशन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं Cr2O7 नेगेटिव में भी क्रोमियम किस में है, +6 में। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3d0। ठीक है। MnO4-2 जो है और MnO4-1, MnO4-2 देखो यहाँ पे जो मैग्नीज होगा वो होगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और मैग्नीज +6 क्या होता है, 3d1। यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है तो पैरामैग्नेटिक भी होगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो dd ट्रांजिशन भी शो करेगा। तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक भी है एज वेल एज ये dd ट्रांजिशन भी करेगा। और यहाँ पे MnO4 नेगेटिव जो है वो Mn+7 में है, जहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 3d0। तो ना तो ये पैरामैग्नेटिक है और ना ही इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ना ही ये dd ट्रांजिशन करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी, Mn+6, दैट इज MnO4-2। पोटेशियम मैग्नेट, ये है पोटेशियम पर मैग्नेट, ये है पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन। मैग्नेट का मतलब क्या होता है हमारे पास, MnO4-2, एंड पर मैग्नेट का मतलब होता है MnO4-1। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से मिलेगा, मैग्नीज और यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन इधर, और दो पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और अगर हम पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो MnO ऑक्सीजन एंड एक पे नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास मैग्नेट का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है मैग्नीज है, इस मैग्नीज के पास कौन सी ऑर्बिटल होती है, डी। इसके पास भी क्या होगी, डी। और ऑक्सीजन के पास कौन सी ऑर्बिटल होती है, पी। इसके पास भी क्या होगी, पी। तो किसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्डिंग। ठीक है, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्डिंग किसकी ओवरलैपिंग की वजह से हो रहा है, डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज एंड पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे मिलेगा, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। तो ये सही हो जाएगा। अब बाकी के स्टेटमेंट्स क्यों गलत हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल होती ही नहीं है। यहाँ पे देखो नो पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें 2 पाई बॉन्डिंग दिख रही है, यहाँ पे हमें 3 पाई बॉन्डिंग दिख रही है, तो ये भी गलत है। आगे देखो, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद पी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, जबकि मैग्नीज की कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करती है, डी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, गलत। तो सही क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन मेटल। गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ, यहाँ पे गन मेटल होता है कॉपर, जिंक और टिन का अलॉय होता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है और अलॉय से क्वेश्चन काफी बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। ये हमारी कौन सी सीरीज है, एक्टिनॉइड सीरीज है, 4F की सेकंड सीरीज, दैट इज एक्टिनॉइड सीरीज। इसमें आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट की टेबल एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, वहां से भी देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे नजर देख घुमाएं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो अमेरिकम है उसके पास कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे टोटल 6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके पास है, जो कि सबसे ज्यादा, और किसी के पास इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। और मोस्ट कॉमन हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, +3, सब में क्या है, +3 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, AM। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्रिस्टल आर हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, द गैस इन्वॉल्व्स इज। इसमें जो गैस, जब हम इसको हीट करते हैं तो जो गैस निकलती है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द पेयर दैट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखना है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हमने जिरकोनियम हाफनियम का क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D का जो साइज है वो 5D के बराबर है। ठीक है। यहाँ पे ये जो मोलिब्डेनम होता है दैट इज ऑफ 4D एंड टंगस्टन जो होता है दैट इज ऑफ 5D। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूस अ ब्लैक स्टेन ऑन सिंक स्किन ड्यू टू। ब्लैक स्टेन किसकी वजह से होता है, लेड की वजह से होता है। तो वो किसमें, सॉरी, ब्लैक कलर किसकी वजह से होता है, सिल्वर की वजह से होता है। सिल्वर जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है ऑक्सीडाइज होने के बाद। तो ब्लैक स्टेन किसकी वजह से होगा, सिल्वर की वजह से होता है। तो जो यहाँ पे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है वो रिड्यूस होके क्या बना लेता है, सिल्वर बना लेता है, जिसकी वजह से हमें वहां पे ब्लैक स्टेन अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इज। गोल्ड की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D, सॉरी 3D में तो नहीं होता है ये, वेट अ मिनट,
हम ऐसा लिख सकते हैं कि n-1 जो d ऑर्बिटल है उसमें इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ns में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, गोल्ड +1 हो जाएगा। गोल्ड +1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास 3d 4d 5d, 5d 10 हो जाएगी। और 5d 10 क्या होती है, स्टेबल होती है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल फॉर ग्रीन विट्रोल। ग्रीन विट्रोल का क्वेश्चन काफी बार आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 7H2O फेरस सल्फेट। यहाँ पे आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल द 15th क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।